हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर ऑल स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लैब एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 22। इसके पहले हमने 21st का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। लैब एमसीक्यू सीरीज जो ये चल रही है अभी लैब फाउंडेशन 2.0 बैच की सीरीज चल रही है और लैब फाउंडेशन 2.0 बैच जो है ये न्यू बैच है सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रैंक प्लस द लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस रैंक प्लस द लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहूंगा क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये जो भी एमसीक्यू की सीरीज होती है ये सारे एमसीक्यू सीरीज जो है हमारे रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे फ्री अवेलेबल है। आप बोलोगे फ्री अवेलेबल तो सर यूट्यूब पर भी क्लास आप एमसीक्यूज की दे रहे हो, वहां हमें अगर इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा। वहां पर जब आप इस ऐप को डाउनलोड करोगे तो ये वीडियोस लेक्चर्स तो वहां सारे एमसीक्यूज के फ्री मिलेंगे, एक जगह पे एक स्पेस पे मिलेंगे। कम से कम जो है 150 से ज्यादा एमसीक्यूज क्लासेस वहां अवेलेबल है फ्री। उनमें 1500 से 2000 से ज्यादा एमसीक्यूज एक्सप्लेन हो चुके हैं, तो आप एक स्पेस पे देख सकते हो, आपको इधर उधर कहीं कोई सर्च नहीं करना है। रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे एक लाइब्रेरी का सेक्शन है, वहीं पे देखो आपको सारा अवेलेबल मिलेगा। दूसरा बेनिफिट क्या मिलेगा, जो भी एमसीक्यूज वीडियो सीरीज होता है इस सीरीज के सभी एमसीक्यूज पीडीएफ उसी सेक्शन में, लाइब्रेरी सेक्शन में एक नोट्स का सेक्शन है, वहां पे अवेलेबल है फ्री। डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा सकते हो, यानी एमसीक्यूज के लिए आपको कहीं कोई परचेज करने की या बुक ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीएफ को प्रिंट करवाओ और प्रिंट करवा के आप जो बाइंडिंग करवा लो, आपका खुद एक बुक का काम करने लगेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको वहां मिलती है। इसके अलावा अगर आप पेबल क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो भी आप पेबल क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि पेबल क्लास ज्वाइन करोगे तभी ये फ्री क्लास मिलेगा। ये फ्री क्लास सभी स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, उसके लिए कोई पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है सर? क्वेश्चन है द नीडल यूज्ड फॉर बोन मैरो बायोप्सी इज। कौन सा नीडल जो है बोन मैरो की बायोप्सी करने के लिए यूज की जाती है। जब बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है सर, बोन मैरो मैं लिख देता हूं जरा, फिर आपको समझाने में ज्यादा हेल्पफुल लगेगा। बोन मैरो एग्जामिनेशन दो तरह से किया जाता है। एक्चुअल में बोन मैरो में यदि कोई हमें एबनॉर्मलिटी फाइंड आउट होने की संभावना होती है, जैसे किसी को कैंसर हो गया, ब्लड सेल कैंसर हो गया, तो सारे ब्लड सेल्स कहां से फॉर्मेशन होता है सर? आपके बोन मैरो से फॉर्मेशन होता है, रेड बोन मैरो से। हो सकता है आपको ए प्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन दिख रहा है, बोन मैरो फाइब्रोसिस का कंडीशन सस्पेक्ट, ऐसा अंदेशा लग रहा है डॉक्टर को, तो आपको क्या करता है सर? बोन मैरो एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब कर देता है। अब इस बोन मैरो एग्जामिनेशन दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन और एक को बोलते हैं बोन मैरो बायोप्सी, और इसको हम लोग ट्रिपाइन बायोप्सी भी कहते हैं। ठीक है सर, क्लियर हुआ? दो प्रकार से होगा। एक क्या होगा? बोन मैरो एस्पिरेशन, मैं यहां लिख देता हूं आपको डिटेल में, बोन मैरो एस्पिरेशन। ठीक है, ए फॉर एस्पिरेशन। और बी का मतलब क्या हुआ? बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी, जिसको ट्रिपाइन बायोप्सी भी कहा जाता है। अब इन दोनों में बोलोगे अंतर क्या होगा सर? बोन मैरो एस्पिरेशन का मतलब है कि बोन मैरो में हम निडल डालेंगे, बोन में निडल डालेंगे, जहां पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट होगा, निडल से हम लोग एस्पिरेट कर लेंगे। किसको एस्पिरेट करेंगे? फ्लूइड को, जो बोन मैरो मैट्रिक्स फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको, और उससे हम एग्जामिनेशन करेंगे। तो एस्पिरेशन में जो है वो आपको बहुत अच्छे सेलुलर मॉर्फोलॉजी की संभावना कम होती है, जबकि यदि आप ट्रिपाइन बायोप्सी करेंगे, बायोप्सी का मतलब होता है कि हम किसी भी मसल्स या टिश्यू को कट करके निकालते हैं, तो बोन मैरो को कट करके निकालना तो संभव नहीं है। इसके लिए भी निडल एक जो है रफली निडल यूज करते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। डालते हैं बोन मैरो में और उसको हम जो रोटेटरी वे में घुमाते हैं बोन मैरो के अंदर और फिर उसको निकालते हैं, तो उसमें जो बोन मैरो के टिश्यूज या सेल होते हैं उसमें अधेयर होके आ जाते हैं, फिर उसको एग्जामिनेशन करते हैं। तो बोन मैरो बायोप्सी में सेलुलरिटी मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्वेशन का एक्सपेक्टेशन हाई होता है, यानी इसमें सेलुलर मॉर्फोलॉजी ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है ट्रिपाइन बायोप्सी में। ठीक है, होप से बात समझ में आ गया। दोनों का इंडिकेशन, दोनों किस किस कंडीशन में और ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसका डिटेल डिस्कशन आपको लैब फाउंडेशन 1.0 पे पढ़ाया गया है, 2.0 में भी अभी पढ़ाया जाएगा। बोन मैरो एग्जामिनेशन क्लास पढ़ाया जाएगा 2.0 में। ठीक है, तो
अब आपको समझ में आ गया होगा अभी तक मोटा मोटे कि बोन मैरो एग्जामिनेशन किस कंडीशन में करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर हमें बोन मैरो एग्जामिनेशन करना है तो इसके लिए कौन सा निडल यूज करेंगे। लेकिन 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 यहां पे कंडीशन लगाया है, क्वेश्चन पूछा है फॉर द बायोप्सी नोट फॉर एस्पिरेशन। आप बायोप्सी और एस्पिरेशन दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के निडल यूज करते हैं। मेनली जो है बोन मैरो एग्जामिनेशन के लिए 4 से 5 प्रकार के निडल यूज किए जाते हैं। कौन कौन सा निडल यूज किया जाता है सर? जिसमें कलीमा निडल भी यूज किया जाता है, जिसमें सलाह निडल भी यूज किया जाता है, जमशीदी निडल भी यूज किया जाता है, वेदरफील्ड निडल भी यूज किया जाता है, और एक और होता है इस्लाम निडल भी यूज किया जाता है। कौन कौन सा निडल यूज किया जाता है सर? कलीमा निडल यूज किया जाता है, सलाह निडल यूज किया जाता है, और कौन सा यूज किया जाता है सर? जमशीदी निडल यूज किया जाता है, जमशीदी निडल यूज किया जाता है, और कौन सा यूज किया जाता है? इस्लाम निडल यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? वेदरफील्ड निडल यूज किया जाता है। ये लगभग 5 प्रकार के निडल्स जो हैं वो बोन मैरो एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग सैंपल को कलेक्ट करने के लिए, बोन मैरो से सैंपल को कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब ये निडल 5 मैंने बताया, मतलब प्रोसीजर तो 2 थे, एक था एस्पिरेशन और एक था बायोप्सी। तो क्या इन सब से हम एस्पिरेशन या बायोप्सी कर सकते हैं? नहीं, सबका काम अलग अलग है। ये पिक में जरा देखो, एक मैं पिक दिखाता हूं। ये जो आपको फोटो दिख रहा है, इस फोटो में जो ये निडल है सर, इस निडल को हम लोग बोलेंगे ये है कलाह, यस, ये है कलीमा निडल, ये है सलाह निडल, ये है वेदरफील्ड निडल, और ये है जमशीदी निडल। जमशीदी निडल जो है वो आजकल का सबसे इन्वेंटेड और लेटेस्ट निडल है। वेदरफील्ड निडल जो है वो बहुत पहले यूज किया जाता था। किस प्रोसीजर के लिए सर? इन एंशिएंट, जब इनिशियल में यूज किया जाता था एस्पिरेशन के लिए, बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। किसके लिए यूज किया जाता था? बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कलीमा और सलाह निडल, ये दोनों निडल भी यूज किए जाते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। ये भी यूज किया जाता है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए ही। यानी ये 3 निडल जो हैं वो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। सलाह और कलीमा और सलाह निडल में आप थोड़ा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है रोलर, यहाँ पर भी लगा हुआ है रोलर, ये होता है एडजस्टेबल रोलर। और इसके अंदर में जो ये लगा हुआ है, यहाँ से अगर निकालेंगे तो इसको बोलते हैं स्टेलेट। ये तो निडल के बारे में आपको जानकारी होगी, जो बाहर निकालिए उसको स्टेलेट, और जो होल पार्ट है उसको बोलते हैं सीथ ऑफ द निडल। तो ये रोलर जो होता है कलीमा सलाह निडल में, वो साइड में होता है, निडल के साइड में देखो रोलर दिया गया है, स्टॉपर दिया गया है। और जबकि कलीमा निडल में अलोंग विद द निडल के साथ ही जो है ये स्टॉपर दिया जाता है घुमाने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में इस प्रकार से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। जमशीदी निडल जो है, इट इज द लेटेस्ट निडल विच यूज फॉर, आप बोलोगे इन सबके लिए तो बता दिया, बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। जमशीदी किसके लिए यूज किया जाता है सर? जमशीदी निडल जो है बोन मैरो एस्पिरेशन एज वेल एज बोन मैरो बायोप्सी, इन दोनों फंक्शन के लिए जो है इस निडल को यूज किया जाता है, क्योंकि लेटेस्ट है, दोनों फंक्शन में आपको काम आता है। तो जब भी आपको एग्जामिनेशन में ऐसा पूछे कि जमशीदी निडल किसके लिए यूज किया जाता है, तो आप याद रखना बोन मैरो एस्पिरेशन एंड ट्रिपाइन बायोप्सी दोनों के लिए। अभी जब मैं आपको बता रहा था सर निडल के बारे में, यहाँ पर डिस्कशन कर रहा था, कलीमा और सलाह मैंने किसके लिए बताया सर आपको? ये यूज किया जाता है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए, ठीक है। मैंने वेदरफील्ड किसके लिए बताया सर? ये भी बताया बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। ये तीनों निडल जो है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। बट जो 4th निडल है जमशीदी निडल इज एडवांस टेक्नोलॉजी निडल, सो दैट इज किसके लिए? बोन मैरो एस्पिरेशन एज वेल एज बायोप्सी दोनों के लिए यूज करते हैं सर इसको, ठीक है। लास्ट में बच गया इस्लाम निडल। इस्लाम निडल इज ओनली यूज फॉर द बोन मैरो बायोप्सी, बोन मैरो बायोप्सी। यानी यहां पर मैंने 5 प्रकार के निडल की बात करी, जिनमें 3 निडल जो है कलीमा निडल और सलाह निडल, ये दोनों के दोनों जो है बोन मैरो ये दोनों के दोनों निडल जो हैं वो बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। मैंने बताया वेदरफील्ड निडल जो है इट इज आल्सो यूज फॉर द
इट इज ऑल्सो यूज फॉर द बोन मैरो एस्पिरेशन, ये हमने बताया। यानी 1, 2 और 3 नीडल बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए। एक नीडल मैंने बताया जमशीदी नीडल, इट इज यूज फॉर बोन मैरो एस्पिरेशन एंड बोन मैरो बायोप्सी, दोनों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहां का तो डिस्कशन हो गया। एक नीडल जो अलग बताया इस्लाम नीडल, वो बोन मैरो केवल बायोप्सी के लिए यूज होता है, वो एस्पिरेशन के लिए नहीं। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इतने डिस्कशन के बाद आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट दिखने लगा होगा आंसर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्सप्लेन किया हूं आपको, अपने नोटबुक में लिखना। ये सारे फैक्ट हमेशा पूछे जाएंगे, हमेशा काम आपको आएगा। क्वेश्चन क्या है? द निडल यूज फॉर द बोन मैरो बायोप्सी, कौन सा निडल जो है वो बोन मैरो बायोप्सी के लिए यूज होगा? कौन सा यूज हो रहा है? ए एस्पिरेशन के लिए यूज हो रहा है, ए भी एस्पिरेशन के लिए यूज हो रहा है। केवल जमशीदी निडल जो है बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अगर इसमें इस्लाम निडल का भी ऑप्शन रहता तो हम इस कंडीशन में इस्लाम निडल को करेक्ट करते, क्योंकि ये दोनों के लिए यूज हो रहा है, इस्लाम केवल बायोप्सी के लिए यूज होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सर? होप सो क्लियर कट हो चुका होगा एवरीथिंग। बोन मैरो से एक छोटा सा आपको और कंफ्यूजन बन रहा होगा, दिमाग में शायद आ रहा होगा कि सर बोन मैरो बड़ी बार बोल रहे हैं, एक कलेक्ट कहां से करेंगे? ब्लड जैसा तो है नहीं कि वेन पंक्चर किया कलेक्ट कर लिया। बोन मैरो अब एक्चुअल में प्रेजेंट कहां होगा सर? आपके बोन्स में प्रेजेंट होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे रहते हैं, तब तो हमारे हर एक बोन में रेड बोन मैरो भर भर के रहता है। अच्छा, कौन सा बोन मैरो कलेक्ट करना है हमें? रेड बोन मैरो करना है, येलो बोन मैरो नहीं। बोन मैरो जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं यूजुअली। एक होता है एक होता है येलो बोन मैरो और एक होता है रेड बोन मैरो। अब जब हम इनबॉर्न होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं, तो जन्म के समय हमारे सभी के सभी बोन्स में जो है रेड बोन मैरो ही होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे वो सारे रेड बोन मैरो जो है वो रिप्लेस होने लगते हैं और उनकी जगह पे येलो बोन मैरो जो कि फैटी टिश्यू जो होता है वो डिपॉजिट होने लगता है। कहां पर? एडिपोज टिश्यू डिपॉजिट होने लगता है, कहां पे? बोन में, ताकि हमारा बोन थोड़ा हार्ड रहे। ऐसे तो हार्डनेस जो होता है, कॉम्पैक्सिटी जो होती है वो कैल्शियम के कारण होती है, फास्फोरस के कारण और आयरन मिलकर। ठीक है, अब जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हम एडल्ट हो जाएंगे, तो हमारे में रेड बोन मैरो की जो लिमिटेशन है वो क्या हो जाएगा सर? लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ कुछ जगहों पे रहेगा, लॉन्ग बोन के सभी अपर एंड लोअर पोल पे रहेगा, कुछ और भी बोन्स पे रहेंगे, फ्लैट बोन्स पे रहेगा, स्टेर्नम पे रहेगा, इन सभी बोन्स पर जो है वो रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहता है थोड़ा अमाउंट में बस। और अब हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो एरिथ्रोपोइसिस हो, ल्यूकोपोइसिस हो, यानी कंप्लीटली बोले कि जो हेमोपोइसिस हो, किसी भी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो, वो कहां पर होगा सर? रेड बोन मैरो में ही होगा। तो हमें कलेक्ट कौन सा बोन मैरो करना होगा? रेड बोन मैरो करना होगा। तो अब सब जगह प्रेजेंट है नहीं, कुछ ही जगह पे प्रेजेंट है, और उन कुछ जगहों में भी जो सबसे इजिली साइट होगा। बोन्स क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं, उनमें छेद करना इतना इजी नहीं होता है। तो जहां सबसे इजीएस्ट प्लेस होगा, पोजीशन होगा, वहीं से तो कलेक्ट करेंगे। तो बोन मैरो को कलेक्ट करने के 4 स्पेसिफिक रीजन हैं जो सबसे अप्रोप्रिएट और अच्छे माने जाते हैं। सबसे फर्स्ट वन जो कलेक्शन साइट है उसे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रेस्ट या सुपीरियर स्पाइन। क्या इसको बोलते हैं सर? पोस्टीरियर सुपीरियर, या ऐसा लिख सकते हो पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट। इतना तो अटेगा नहीं, यहां लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। इसको या तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बोलते हैं या इलियक क्रेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा साइड होता है स्टेर्नम, थर्ड वन साइड होता है वर्टेब्रा एंड फोर्थ वन साइड होता है टिबिया बोन। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताता हूं, फिर आगे के क्वेश्चंस आऊंगा। होप सो आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा। देखो, हर एक चीज समझोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। ये सभी बड़े ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और ये सब एक्सप्लेन जो है ना थ्योरेटिकल लेक्चर में होता है, जो सभी टीचर आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकते। और ये प्रिकॉशियस टॉपिक्स हैं, प्रिकॉशियस फैक्ट्स हैं जो आपको समझना और लिखना चाहिए अपने नोट्स में, आपको बेहतर एग्जामिनेशन रिजल्ट के लिए। अब सबसे पहले जो हम यूज करते हैं सर, जो हम लोग साइट यूज करते हैं, वो यूज करते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन या पोस्टीरियर इलियक क्रेस्ट।
एक्चुअल में जो हमारा ये हिप बोन होता है, ये जो बोन दिख रहा है ये है हिप बोन, ठीक है सर। इस हिप बोन के पास ही, यानी हमारे ये जो कमर है, इस कमर के पास जहां से स्पाइनल कोड ऐड होता है, देखो ये स्पाइनल कोड यहीं से ऐड होगा, इसमें ऐड होकर ऊपर की ओर चलता जाएगा। तो ये पीछे के साइड में जो ऊपर में हिप बोन है, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो ये पोल है, अपर पोल है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रैस्ट या इलियक स्पाइन, ठीक है। अब एक्चुअल में यहां पर जो ये वाला स्पेस दिख रहा है, इस जगह पे ना रेड बोन मैरो बड़े भर भर के प्रेजेंट होते हैं। आप बोलोगे सर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमने समझ लिया जान लिया, लेकिन यहीं से कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है? इसके बड़े सारे फायदे हैं प्यारे। क्या फायदा है? सबसे फर्स्ट वन फायदा ये है कि जो यहाँ पर आप बोन्स हिप बोन के पास बगल में टच करके देखो, यहाँ पर स्किनी टिश्यू होते हैं, मतलब यहाँ पर सुपरफिशियली बोन प्रेजेंट होता है। अगर आप टच करो अपने यहाँ पर बोन्स को टच करो तो बोन इजिली टच हो जाता है, यानी मसल्स में डालते फिर बोन्स में जाता तो ज्यादा डिफिकल्ट होता। यहां पर क्योंकि स्किनी टिश्यू है तो हमें डालना इजीएस्ट फील होता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ बोन मैरो, रेड बोन मैरो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो अच्छा सैंपल कलेक्ट होता है। थर्ड वन क्या बेनिफिट होता है कि पेशेंट का लफड़ा नहीं होता है, मतलब क्योंकि हम इसको पीछे से कलेक्ट करते हैं, पेशेंट इस पर लेटे हुए रहता है तो पेशेंट को दिख ही नहीं रहा होता है पीछे की क्या चल रहा है। आगे सामने लाओ, इतना बड़ा, ओ माय गॉड, इतना बड़ा कलीमा निडल देख लेगा, ये लोग क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे, वो डर जाएगा। पेशेंट का झंझट भी नहीं रहता है, क्योंकि यहां हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं तो उसको पता ही नहीं चल रहा होता कि चल क्या रहा है, ऐसे ही डाले निकाल लिए। तो ये सारे बेनिफिट जो है इस जगह पे हमें कलेक्ट करने से होता है, ठीक है। पहले, अब तो नहीं, पहले जो है वो सेकंड इंटरकोस्टल एरिया के स्टेर्नम में, जो ये स्टेर्नम बोन है, स्टेर्नम बोन कहां पर होता है, ये देखो जो हमारे रिब्स की हड्डी है, जो छाती की हड्डी है, इसको बीच में यहां जोड़ने के लिए जो इस एरिया में बोन होता है, बिल्कुल चाकू की जैसा, बिल्कुल सवोर्ड तलवार के जैसा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेर्नम बोन। तो स्टेर्नम बोन के सेकेंड इंटरकोस्टल एरिया से जो है यहाँ पर भी रेड बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, यहां से हम लोग कलेक्ट करते हैं फेस सैंपल, अब नहीं करते हैं। अब एक्चुअल में ये जो एरिया था, इलियक क्रस्ट था, ये आप एडल्ट में भी और न्यूबॉर्न में भी, चिल्ड्रन में भी, यूजुअली 1 साल से ऊपर के बच्चों में भी यहां से आप कलेक्ट कर सकते हो सैंपल। ये सब में जो है चिल्ड्रन का कलेक्ट नहीं कर सकते थे, एडल्ट का कलेक्ट कर सकते थे। एडल्ट में भी कलेक्ट करने के पीछे कुछ डिसएडवांटेज हो जाते थे। क्या हो जाते थे कि इस एरिया में जो है मोस्ट ऑफ आर्टरी गोज ऑन होते हैं। जैसे देखो कि आप हार्ट से आर्च ऑफ एओर्टा निकलता है और यहीं से निकल करके जो है पूरे बॉडी में आर्टरी की सप्लाई करता है। तो अगर हम इसको कलेक्ट करते ड्यूरिंग, कभी कभी होता था कि कोई ना कोई आर्टरी पंक्चर हो जाती थी तो इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा होने लगता था और कॉम्प्लिकेशन हो जाता था। यहां से डर ये भी रहता था, हो सकता है हमें हार्ट में ना हमारा नीडल छेद हो जाए, ये भी कॉम्प्लिकेशन होता था। तो दैट्स वाई ये जो है वो एप्रोप्रिएट साइट नहीं हुआ बोन मैरो कलेक्शन का। सेकेंड, नेक्स्ट वन हम लोग जो है एडिशनल साइट में जो वर्टेब्रल कॉलम यूज हम लोग करते हैं, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। ये वाला जो साइट है यहाँ पर भी रेड बोन मैरो, इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। इस जगह से भी हम लोग कलेक्ट करते हैं, बट एडिशनल साइट रूटीनली नहीं यूज करते हैं। और अगर बच्चों में यहां पर आपको विजिबल नहीं हो रहा है इलियक क्रस्ट में, तो बच्चों के जो टिबिया बोन होते हैं, मतलब जो घुटने के नीचे में 2 बोन होते हैं, एक सामने में बिल्कुल सवोर्ड तलवार जैसा, आपको टच करने से लगता हो तलवार के धार जैसा एक बोन होता है, और एक बगल में बोन होता है पतला सा। तो पतला सा कौन सा बोन? घुटने के नीचे 2 बोन होते हैं, एक टिबिया एक फिबुला। तो जो पतला वाला बोन है वो फिबुला, और जो सामने में बिल्कुल घुटने के नीचे जिसपे थोड़ा सा भी चोट लगता है तो हमें बहुत फील होता है, उसी को बोलते हैं टिबिया बोन। तो टिबिया बोन के जो अपर सेप्ट होता है, अपर सेप्ट के जस्ट बिलो, वहीं से रेड बोन मैरो की अपीयरेंस होती है और वहां से कलेक्ट करना इजीली हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो सेप्ट है वो थोड़ा स्पॉन्जी होता है। बच्चों में, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये भी बड़ा कॉम्पैक्ट और हार्ड हो जाता है, फिर यहां से भी आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो मेनली जो है हमें 3 से 4 साइट जो है बोन मैरो की कलेक्शन, चाहे एस्पिरेशन करना हो या बायोप्सी करना हो, यूज करते हैं, और इनमें से आप किसी भी साइट से कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे जो कन्वीनियंट और सबसे बेस्ट साइट माना जाता है वो है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट या स्पाइन। ठीक है सर, होप से ये बात समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन फिनिश होता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बेस्ट मेथड टू असेस द बोन मैरो सेलुलरिटी। अगर आपको बोन मैरो, बीएम सेलुलरिटी का मतलब क्या है? बीएम का मतलब है, शॉर्ट में लिखा है सर जी, बी का मतलब है बोन, जो अभी बहुत इतना हम लोग चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे थे, और एम का मतलब है बोन मैरो।
शॉर्ट में इसको बोलते हैं बोन मैरो। तो नीचे कौन सा ऐसा मेथड जो एक्सप्लेन किया गया है, दिया गया है नाम, उनमें से कौन सा जो है वो बोन मैरो की सेलुलरिटी को एग्जामिन करने के लिए बेस्ट माना गया है और अच्छा है, ये बताना है आपको। देखते हैं, सबसे फर्स्ट में ट्रिपाइन बायोप्सी। अभी थोड़ी देर पहले ही बोल रहा था मैं आपको कि ट्रिपाइन बायोप्सी, बोन मैरो ट्रिपाइन बायोप्सी सबसे बेस्ट होता है बोन मैरो की सेलुलरिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। जस्ट पढ़ा रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे हम टिश्यू जैसे प्रोडक्ट जो हैं वो निकालते हैं बाहर की ओर और क्लियर विजुअलाइजेशन होता है। तो एक क्वेश्चन का ये आंसर जो है वो करेक्ट लग रहा है। सेकेंड वन है एमई रेशियो। एमई रेशियो इज इनफ। क्या लिखा है? एमई रेशियो इज इनफ। एमई रेशियो का मतलब क्या है सर? एमई रेशियो का मतलब है मोनोसाइड और इस्नोफिलिक रेशियो, या मैक्रोफेज या इस्नोफिलिक रेशियो। तो एमई रेशियो का इससे ज्यादा सफिशिएंट एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। या इसको अगर बोन मैरो के एग्जामिनेशन के बिहाफ में आप जानोगे तो मेगा कैरियोसाइट और एथ्रोब्लास्टिक रेशियो, ऐसा भी आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि क्लियर कट नहीं किया है, ठीक है। तो कोई भी रेशियो इसमें आ सकता है। इट इज नॉट टू स्पेसिफिक, इट इज नॉट टू इंडिकेट टू स्पेसिफिक असेस ऑफ द बीएम बोन मैरो, ठीक है। बाय हाई पावर, यानी हाई पावर लेंस से आप देखोगे तो अच्छा सेलुलरिटी ऑब्जर्व होगा, नहीं। ऑयल इमर्जन पे ज्यादा सेलुलरिटी ऑब्जर्व होता है सर, हाई पावर पे नहीं। हाई पावर पे तो और जूम इन हो जाता है, जूम आउट हो जाता है, जूम इन हो तो और बढ़े। तो 100x पे अगर हम करते हैं ऑयल इमर्शन पे तो ज्यादा सेलुलरिटी ऑब्जर्व होता है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑल ऑफ द अबव, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ट्रिपाइन बायोप्सी में सारे टिश्यू जैसे प्रोडक्ट्स आएंगे आपको और उसमें हर एक सेल्स की ऑब्जर्वेशन आप इजीली कर सकते हो बोन मैरो सेल की। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आरडीडब्ल्यू इज इंक्रीज इन द कंडीशन ऑफ। आरडीडब्ल्यू नीचे दिया गया किस कंडीशन में इंक्रीज होता है? आरडीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। विड्थ का मतलब क्या होता है? चौड़ाई। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? बंटवारा। और रेड सेल मतलब रेड ब्लड सेल। इसको सिंपल भाषा में समझो कि रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, या जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आरडीडब्ल्यू, ये होता क्या है? जैसे हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। जब हम उसको पेरिफेरल ब्लड स्मेयर पे निकालते हैं तो एक पीबीएस बनाते हैं। तो एक पीबीएस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, टंग शेप में हम देखेंगे तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर रेड ब्लड सेल की काउंट सही है, मतलब नॉर्मल काउंट है, तो सही वे में दिखेगा। या साइज सही है, जो साइज का मतलब बाइकॉन्केव डिस्क लाइक और शेप होता है, और साइज कितना हो? 7.2 माइक्रोमीटर। अगर वो सब कुछ सही है तो पीबीएस पर जो है हमें वेल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना दिखना चाहिए उतना डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखता है रेड ब्लड सेल की। कब? ये सब कब दिखेगा? सपोज दैट ये वाला, हालांकि इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है कि छोटे सेल हैं। अगर रेड ब्लड सेल का साइज नॉर्मल हो, रेड ब्लड सेल का साइज कितना होता है? 7.2 माइक्रोमीटर। पहला तो हम लोग साइज से ही देखते हैं, नॉर्मल हो, ठीक है। बॉडी में अगर हम उसका पीबीएस बनाएंगे तो जो हमें सेल का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा पीबीएस के ऊपर, वो क्या आएगा? इक्वली आएगा, यूनिफॉर्म आएगा। यानी सभी सेल्स जो होंगे एक दूसरे के जितने जगह पे होने चाहिए उतने जगह पे ऑब्जर्व हमें होगा। लेकिन सपोज दैट मानो कि कुछ आरबीसी के साइज जो है वो छोटे हो गए, 7.2 माइक्रोमीटर से छोटा हो गया, और कुछ रह गए। जैसे इसमें भी दिख रहा है, लेकिन इसमें आप देखो इसमें ज्यादा दिखेगा। जैसे ये देखो, ये 7.2 माइक्रोमीटर है और ये जो है बहुत छोटा हो गया। ये भी छोटा है, ये भी नॉर्मल साइज है, ये छोटा है, ये उससे कुछ बड़ा है लेकिन नॉर्मल साइज से छोटा है। अगर इस प्रकार की साइज हो गई आरबीसी की, जिसको हम लोग बोलते हैं अनाइसोसाइटोसिस, यदि आरबीसी के साइज में वेरिएशन आ गया तो अनाइसोसाइटोसिस, यदि आरबीसी के शेप में वेरिएशन आ गया तो पोइक्लोसाइटोसिस, यदि साइज एंड शेप दोनों में वेरिएशन आ गया तो अनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस। आरबीसी के कमेंट वाले में बड़ा डिटेल में पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो यदि अनाइसोसाइटोसिस हो गया, आरबीसी के साइज जो है कुछ छोटे हो गए, कुछ नॉर्मल साइज में, तो यदि नॉर्मल साइज में थे सारे के सारे आरबीसी, तो इन दोनों के, दो आरबीसी के बीच में, इसकी और इसके बीच की जो विड्थ है, गैप है, या इसकी और इसके बीच की जो गैप है, इसके बीच की जो गैप है, इसके बीच की जो गैप है, दो आरबीसी के बीच का गैप जो था वो इक्वल रहता है, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। साइज छोटा हो ही नहीं रहा था तो पीबीएस पे ऑब्जर्व करते तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे दिखते। वैसे ही बॉडी में भी रहता। लेकिन
हुआ क्या कि कुछ आरबीसी नॉर्मल साइज के हैं और कुछ आरबीसी बहुत छोटे हो गए, तो अब क्या हुआ, इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ गया, यानी जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था अब इक्वली नहीं है, कहीं ज्यादा कहीं कम हो गया। दो आरबीसी के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वली नहीं हो पा रहा है अब, क्यों, क्योंकि कुछ के साइज नॉर्मल कुछ के साइज एबनॉर्मल छोटे हो गए। अब इसी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में जो गैप है इसी को बोलते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। चौड़ाई रेड सेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी वो चौड़ाई इक्वल है कि नहीं है। अब यदि ये इक्वल रहता यानी आरडीडब्ल्यू नॉर्मल रहता, आरडीडब्ल्यू नॉर्मली कितना होता है सर, लगभग 12 से लेकर 15% तक आरडीडब्ल्यू नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। अब यदि इससे बढ़ जाए 12 से 15% से ऊपर चला जाए, यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बढ़ रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आरबीसीज के साइज जो है वो एबनॉर्मल हो रहे हैं। अब आरबीसीज की साइज ये इंडिकेट किया आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, तो यदि आरबीसीज की साइज एबनॉर्मल हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मलिटी होगी बॉडी में, तभी हो रहा होगा। चाहे आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो रही होगी, चाहे हीमोग्लोबिन नॉर्मल सिंथेसाइज नहीं हो रहा होगा, या तो आयरन की कमी हो रही होगी, या तो विटामिन की कमी, विटामिन B12 की कमी हो रही होगी, क्योंकि यही सारे फैक्टर जो है आरबीसी के नॉर्मल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। या हो सकता है आरबीसी को जो बनाने वाले जीन्स है उन्हीं की कमी हो रही, कुछ ना कुछ तो कमी हो रहा है शरीर में, तभी आरबीसी की साइज वेरी करेगा, ऐसे तो नहीं करता, ऐसे तो नॉर्मल होना चाहिए था। तो आरडीडब्ल्यू इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में एनीमिया की कंडीशंस लीड्स हो रहे हैं। होप सो इतनी बात समझ में आया होगा। और आरडीडब्ल्यू होता क्या है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है सर कि आरडीडब्ल्यू इंक्रीज इन द कंडीशन ऑफ, किस कंडीशन में आरडीडब्ल्यू इंक्रीज करेगा, यानी 12 से 15% से ऊपर जाएगा, किस कंडीशन में इंक्रीज करेगा, जब आरबीसी की साइज जो है वो छोटा होने लगेगा। देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट वन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। व्हाट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया सर? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज द कंडीशन ऑफ द मैक्रोसाइटिक आरबीसी। जब रेड ब्लड सेल का मैक्रोसाइटिक आरबीसी, जब रेड ब्लड सेल का साइज मैक्रो हो जाए, बढ़ जाए 7.2 माइक्रोमीटर, 7.2 माइक्रोमीटर से साइज अगर इंक्रीज हो जाएगा उसको बोलेंगे माइक्रो। और माइक्रोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जब साइज आरबीसी की स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसको माइक्रो। अब ये माइक्रोसाइटिक आरबीसी क्यों होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक्चुअल में कंडीशन होता है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन B12 एंड विटामिन B12 एंड विटामिन B9 की अगर कमी हो रही है, और उस कमी होने के कारण, क्योंकि विटामिन B12 और B9 जो है दोनों के दोनों मिलके रेड ब्लड सेल के डीएनए को बनाने में हेल्प करते हैं। तो अब यदि इन दोनों की कमी होने लगी कि तो आरबीसी का जो डीएनए होगा, जो आरबीसी का डीएनए होगा उसका इंपेयरमेंट मैचुरेशन होगा, इंपेयर्ड मैचुरेशन होगा, मतलब जिस अकॉर्डिंग में मैचुरेशन होना चाहिए था डीएनए का, आरबीसी का नहीं हो पाएगा। तो अब डीएनए ही कंट्रोल में नहीं है, डीएनए सही वे में किसी भी सेल का नहीं बना है, तो वो सेल जो है अनकंट्रोल्ड में बढ़ जाता है, वो सेल का साइज ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। इसी कारण जो है आरबीसी की साइज मैक्रोसाइटिक बढ़ जाता है, क्योंकि डीएनए का मैचुरेशन नहीं हुआ है, डीएनए का इंपेयरमेंट मैचुरेशन हुआ। क्यों? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B9। इसी कंडीशन को बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है सर, समझ में आया? तो अब मुझे एक बात बताओ कि जब आरबीसी की साइज छोटा हो रहा था तब गैप बढ़ रहा था, यदि आरबीसी की साइज बड़ा हो जाएगा तो गैप बढ़ेगा क्या? नहीं, गैप घट जाएगा सर। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कंडीशन में आरडीडब्ल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज होगा। तो अब इस कंडीशन में आरडीडब्ल्यू इंक्रीज बताना है, तो क्या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करेक्ट ऑप्शन होगा? नहीं, इसमें डिक्रीज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन का क्या काम है सर? आयरन आपकी बॉडी में जाता है और रेड ब्लड सेल को मैच्योर होने में, एक नॉर्मल मैच्योरिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल जिसको बाइकॉन्केव डिस्क लाइक बनना चाहिए था, वो बनने में हेल्प करता है।
अब यदि आयरन की कमी हो गया तो क्या रेड ब्लड सेल को जितना बनना चाहिए वो बन पाएगा? सपोज दैट कोई बच्चा जन्म लिया है, बच्चा जो है उसको अगर नॉर्मल पौष्टिक आहार बचपन से मिलेगा, 6 महीने माँ का दूध भी फीड किया है, उसके बाद सब नॉर्मल सफिशिएंट प्रोटीन्स और डाइट्स मिल रहे हैं, तो बच्चा का ग्रोथ कितना अच्छा होगा? होगा ना जी सर। ठीक है, अब उसका ग्रोथ, सपोज दैट दूसरा बच्चा जन्म लिया, उस बच्चे को 6 महीने माँ का दूध भी नहीं मिला, 6 महीने के बाद भी जो नॉर्मल डाइट्स मिलने चाहिए थे, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो भी नहीं मिल रहा है, तो क्या वो बच्चा नॉर्मली ग्रो कर पाएगा? वो मुश्किल से 3-4 फीट, 3 फीट का, 3.5 फीट का, 4 फीट का होते होते रह जाएगा। क्यों नहीं वो ग्रो कर पाया प्रॉपर? बिकॉज ऑफ उसमें जो मेन न्यूट्रिएंट्स थे उनकी कमी हो गई, मेन एलिमेंट्स थे उनकी कमी हो गई, और वो कुपोषण का शिकार हो गया, उसको स्कार्सिटी हो गई उसकी बॉडी में प्रोटीन्स की, मिनरल्स की, विटामिन की। सेम वे हो गया रेड ब्लड सेल के साथ। यदि रेड ब्लड सेल को मेन फैक्टर होता है आयरन, जिसके आयरन और प्रोटीन से मिल करके, अमीनो एसिड से मिल करके जो है हीमोग्लोबिन बनता है, और वही मेन हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है वो आरबीसी में होता है, और ये सारे फैक्टर्स आरबीसी को मैच्योर करने में हेल्प करते, बट वही आयरन नहीं हो रहा है। तो अब इस कंडीशन में आरबीसी क्या हो जाएगा सर? आरबीसी माइक्रोसिटिक हो जाएगा, आरबीसी का साइज छोटा हो जाएगा। क्यों? जैसे उस बच्चे का साइज छोटा रह गया था। दूसरा कंडीशन हाइपोक्रोमिक भी हो जाएगा, कलर भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कलर हीमोग्लोबिन से बनता है, और हीमोग्लोबिन फिर अगेन नहीं बनेगा क्योंकि आयरन की कमी थी। हालांकि यहाँ हाइपोसिटिक की नीड नहीं है, लेकिन जानना है तो लिख देता हूं, आरबीसी हाइपोक्रोमिक भी हो जाएगा। तो अब यदि साइज छोटा हो गया है आरबीसी का, जो नॉर्मल साइज होना चाहिए था, तो इन दोनों के बीच की विड्थ क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो बढ़ेगा सर। यानी कि जब आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो तो उस कंडीशन में आरडीडब्ल्यू इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज ही तो बताना था आपको। हाँ, तो फिर ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया अगेन एक हेरिडेटरी डिजीज होता है, अनुवांशिक डिजीज है, माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर होता है। ये क्यों होता है? थैलेसीमिया जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के बन जाने के कारण होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन पाया, या एक्चुअल में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कुछ जीन्स, जो अमीनो एसिड, जो प्रोटीन होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए। कैसे कैसे जीन्स होते हैं, कैसे कैसे अमीनो एसिड? जैसे कि अल्फा चेन के अमीनो एसिड, अल्फा चेन के अमीनो एसिड, बीटा चेन के अमीनो एसिड, एप्सिलॉन चेन के अमीनो एसिड, ये सारे जो हैं डेल्टा चेन के अमीनो एसिड, ये सारे चेन्स जो है वो मिलकर के हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। हीमोग्लोबिन के पार्ट में आपको पढ़ाया होंगे कई प्रकार के हीमोग्लोबिन होते हैं, जिस प्रकार का चैन है उस प्रकार का हीमोग्लोबिन उसमें बनेगा। तो अब क्या होता है कि किसी किसी माता या पिता, या माता में या पिता में, या कभी कभी दोनों में, माता और पिता दोनों में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन को बनाने वाले जीन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं या डिफिशिएंट, कम होते हैं। तो जो बेबी ऑफस्प्रिंग जो जन्म ले रहा है, जो यूट्रस में पल रहा है, उसमें भी ओ वाले जीन्स की कमी हो जाती है। और मेनली इनमें दो ही जीन्स की सबसे ज्यादा प्रचुरता होती है, एक होता है प्लेंटी होती है, एक होता है अल्फा जीन्स और एक होता है बीटा जीन्स। अगर इन दोनों में से किसी भी जीन्स की कमी हो जाती है तो यही दोनों जीन्स जो थे वो मिल करके, यही दोनों अमीनो एसिड जो थे वो मिल करके क्या करते हैं सर? हीमोग्लोबिन बनाते हैं बेबी में। अब बेबी में जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है। तो यदि नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है और बेबी का जन्म हो गया है, तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया। और मुख्य रूप से दो प्रकार के थैलेसीमिया होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि इन्हीं दोनों की चैन से कमी से होती है। अब यदि नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा है रेड ब्लड सेल के अंदर, जो बेबी जन्म लिया है, तो क्या उस बेबी में आरबीसी जो है वो नॉर्मल साइज और शेप मेंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है। तो अगेन अब क्या होगा? रेड ब्लड सेल छोटा होने लगेंगे, या रेड ब्लड सेल का शेप भी एबनॉर्मल होने लगेगा। मेनली हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो शेप भी और साइज भी छोटा होने लगेगा। क्यों होने लगेगा शेप एबनॉर्मल? क्योंकि आरबीसी की शेप मेंटेन्ड ही होता है हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण। आप लोग अगर हीमोग्लोबिन का फंक्शन नहीं पता हो, पता इतना ही होगा कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन ये होता है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है, यही ना। लेकिन इससे भी बड़ा फंक्शन होता है हीमोग्लोबिन का, कि हीमोग्लोबिन जो है रेड ब्लड सेल की शेप को मेंटेन करता है। बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप जो है ना, वो इसीलिए मेंटेन है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब हीमोग्लोबिन था नहीं, थैलेसीमिया हो गया, या था भी तो एबनॉर्मल है, तो इस कारण आरबीसी की साइज और शेप दोनों बिगड़ गया। तो अब या तो अनाइसोसाइटोसिस हो गया या पॉइक्लोसाइटोसिस हो गया, शेप भी बिगड़ गया या साइज भी बिगड़ गया। तो साइज अगर छोटा हो गया, हीमोग्लोबिन नहीं है तो छोटा ही हो जाएगा, तो फिर अब क्या होगा?
RDW इंक्रीज ही हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यानी थैलेसीमिया के कंडीशन में भी RDW जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। और ऑप्शन नंबर डी है बी एंड सी बोथ, बी एंड सी बोथ, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। देखो सर करेक्ट आंसर छांटने के लिए इतने सारे दिमाग लगाने होते हैं आपको, तब मिलता है, वरना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करके आगे बढ़ गए होते तब तक हमारे एग्जाम में नंबर कट गया होता, क्योंकि हमने एब्सोल्युटली करेक्ट, आप तो आश्वस्त थे, कॉन्फिडेंस में थे कि हमने करेक्ट आंसर को ही टिक किया है, लेकिन करके आए हो आप गलत आंसर। तो इस प्रकार से आपको आंसर टिक करना है। अब मैंने बताया दो प्रकार की थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा थैलेसीमिया जो है ज्यादा फैटल या घातक होता है, तो बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो ज्यादा फैटल या घातक होता है। क्यों होता है? क्योंकि बीटा थैलेसीमिया अगर बीटा जीन्स या बीटा एमिनो एसिड की कमी होगी, बीटा चेन्स की कमी होगी, तो ये एब्सोल्युटली बीटा चेन्स की कमी हो जाने के कारण जो हेमोग्लोबिन का मेन ट्रेड बनना था वो नहीं बन पाता है, और हेमोग्लोबिन बिल्कुल ही डिफिशियंट होने लगता है बॉडी में। आपको फ्रीक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड पड़ती है जो भी पेशेंट होता है बीटा थैलेसीमिया का, और वो जल्दी ही डेथ हो जाता है उसका। तो इसीलिए बीटा थैलेसीमिया मोर फैटल होता है कंपेयर ऑफ अल्फा। क्लियर हुआ सर? इसको हम लोग मेजर थैलेसीमिया भी बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया को। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द मेन एंटीऑक्सीडेंट इन आरबीसी इज। आरबीसी के अंदर सबसे मेन एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, इसको बताना है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है सर? एंटीऑक्सीडेंट वे सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। अब क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी होती है। कुछ भी चीजें हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा लिए, प्रोटीन खा लिया, अमीनो एसिड उसमें गया होगा, लिपिड खाया, सबका मेटाबॉलिज्म होगा। विदाउट ऑफ मेटाबॉलिज्म हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलता हमारे सेल्स को। उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के ड्यूरिंग कई सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, क्योंकि इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेटिव डैमेज का खतरा होता है। क्या सर? ऑक्सीडेटिव डैमेज का खतरा होता है। किसको खतरा होता है सर? रेड ब्लड सेल को खतरा होता है, आरबीसी को खतरा होता है। देखो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इसलिए हो रहा है कि एनर्जी मिल रहा है, लेकिन अब जैसे कॉमन सा एक एग्जांपल देता हूं, आता हूं इस पे। जैसे कोई किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई कपड़े की, साड़ी बनाने का कोई फैक्ट्री लगा, जैसे सूरत, मुंबई, दिल्ली में है ना, तो फैक्ट्री लगा तो किस लिए लगा? ह्यूमन वेलफेयर के लिए लगा। कपड़े का उत्पादन होगा, मार्केट में सेल होगा, उस कपड़े को खरीद के हम लोग पहनेंगे तो हमारे तन ढके रहेंगे, हम लोग सब सुंदर दिखेंगे। ह्यूमन वेलफेयर के लिए किसी ने कंपनी खोली, फैक्ट्री खोली, हालांकि उससे उसको बेनिफिट हो रहा है, ये भी अलग बात है। लेकिन अब कंपनी खोला, फैक्ट्री खोला, तो क्या उससे पॉल्यूशन नहीं निकलेगा? धुआं भी बड़े जोड़ों की निकलेगी, अब पानी वाले सीवेज वाले प्रदूषण भी निकलेगा, नाले में जाएंगे, यमुना को खराब करेगा, गंगा को खराब करेगा, ये सारे नदियों को खराब करेगा। काम अच्छा हो रहा था, हमारे फायदे के लिए हुआ, लेकिन उससे कुछ वेस्टेज पदार्थ भी निकले जो हमें क्या पॉल्यूशन हमें नुकसान नहीं करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन हम उससे बचने के लिए कुछ उपाय भी सोचते हैं। वैसे ही बॉडी में होता है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी देने के लिए सेल के लिए मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुआ, उससे एनर्जी मिली, लेकिन उसके ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने के कारण ऑक्सीडेटिव डैमेज का खतरा हो जाता है रेड ब्लड सेल को। अब ये ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया तो रेड ब्लड सेल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फिर रेड ब्लड सेल को कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो रेड ब्लड सेल क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है अपने अंदर। ठीक है, अब ये एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस वही होते हैं जो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, यानी कि उससे डैमेज ना हो, उसको रोकता है बचाने के लिए। ठीक है, अब ये एंटीऑक्सीडेंट जो सब्सटेंस है आरबीसी के अंदर मेनली जो होते हैं अमीनो एसिड ग्रुप्स के चैन होते हैं। क्या होते हैं? अमीनो एसिड ग्रुप के चैन होते हैं, जैसे कि पोनाइल हो, पोलीवेनाइल हो गया, जैसे कि ग्लूटाथियोन हो गया। ये सभी जो है अमीनो एसिड है जो कि आरबीसी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और इसको ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं, जैसे कि आरबीसी का साइज एंड शेप मेंटेन रहता है। तो ये क्या हो गया? एंटीऑक्सीडेंट हो गया। तो ग्लूटाथियोन क्या है? इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर द आरबीसी। ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट फॉर द आरबीसी। ठीक है, अब बोलोगे एंटीऑक्सीडेंट क्या अमीनो एसिड ही केवल हो सकता है? सर नहीं, ऐसा नहीं। हमारी बॉडी में और भी एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट है, जैसे कि विटामिन,
विटामिन भी एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है। विटामिन ई जब 1.0 में पढ़ा रहा था, 2.0 में भी विटामिन पढ़ाया जाएगा अभी। तो या आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो हो सकता है पढ़ाई भी हो गया, आप कब ये लेक्चर देख रहे हो तो हमें नहीं पता, बाद में भी क्लासेस देखते हैं ना बच्चे। तो विटामिन जो होते हैं उनमें विटामिन ई जो होता है, कौन सा सर, विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं रेटिनोल। ये किस चीज का काम करता है सर, एंटीऑक्सीडेंट का हमारे बॉडी में। अच्छा, ये तो आरबीसी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचा रहा था, हमारे बॉडी के और भी सेल्स को तो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने की जरूरत पड़ेगी। कौन बचाता है, ये विटामिन ई हमें बचाता है, रेटिनोल बचाता है। विटामिन ई 3 फॉर्म में पाया जाता है सर, एल्डिहाइड, अल्कोहल और एसिड, तीनों फॉर्म में पाया जाता है। एल्डिहाइड को बोलते हैं रेटिनोल, अल्कोहल को बोलते हैं रेटिनॉल, एल्डिहाइड को बोलते हैं रेटिनल और एसिडिक फॉर्म को बोलते हैं रेटिनोइक एसिड। ये 3 फॉर्म में पाया जाता है विटामिन ई, विच एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। क्लियर हुआ आपको, ये भी हमारे बॉडी में और भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। बट अभी और भी ऑप्शन है जो हमने देखा नहीं, जैसे ऑप्शन नंबर ए है एनएडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म होता है, लिख दूं क्या ताकि आपको आसानी होगी। एनएडीपी बायोकेमिस्ट्री में हालांकि ये सारी चीजें तो पढ़ाई गई होगी जो हमने पढ़ाया है। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप के डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे आपको नॉर्मल से अगर ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस भी पढ़ाया होगा तो उसमें बताया हूं कि एनएडीपी यहां था या एनएडी था, जो ब्रेक डाउन होके एडीपी या एटीपी का फॉर्मेशन किया है। एटीपी क्या है सर, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो एनएडीपी का जब मेटाबॉलिज्म होता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, एटीपी रिलीज करते हैं। तो इस कंडीशन में जो है आरबीसी को एनर्जी मिलेगा, ना करके उसको एंटीऑक्सीडेंट या ऑक्सीडेटिव डैमेज का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये एनर्जी का सोर्स है आरबीसी के लिए, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। नेक्स्ट बनाता है विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो बॉडी के लिए लॉट ऑफ चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेनिफिशियल होता है, उसमें आरबीसी भी इंक्लूड होगा। जैसे विटामिन ए का मेन काम होता है विजन, जो आपके आंख की रोशनी है वो विटामिन ए से बनी हुई रहती है। विटामिन ए का नेक्स्ट काम और भी होते हैं, जैसे कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है। विटामिन ए का ये भी काम होता है कि जो आपके स्किन के एपिथेलियल सेल्स हैं उनको मेंटेन रखता है। ये सारे फंक्शन होते हैं विटामिन ए के। इट इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट फॉर द आरबीसी, ठीक है। एंड द ऑल ऑफ द अबव ये भी रॉन्ग आंसर होगा। तो होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सर। हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस इन। हीमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन किस प्लेस में होता है बॉडी का? हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट होता है सर? रेड ब्लड सेल के अंदर। और रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पान कितना होता है सर? 120 डेज होता है लाइफ स्पान। अब 120 डेज तक जो है रेड ब्लड सेल का जब फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में ट्रैवल करते रहता है, यात्रा करते रहता है। यात्रा करते रहने के ड्यूरिंग कई सारे संकरी गलियों से उसको गुजरना पड़ता है। जैसे बनारस में सकरी गलियां है ना, पतली पतली गलियां, वैसे ही रेड ब्लड सेल के हमारी बॉडी में पतली पतली गलियां। कहने का मतलब है कि कई सारे नैरो कैपिलरीज, नैरो आर्टोरियल्स, नैरो वेन्यूल्स, उनसे गुजरना पड़ता है। तो गुजरने के ड्यूरिंग जो इसका बाइकॉन्केव डिस्क लाइक जो शेप होता है ये फ्रेजाइल हो जाता है, घिस जाता है। टायर का चलता है ना गाड़ी का तो घिसता है ना, तो वैसे ही घिस जाता है। 120 दिन में यूजुअली ये पूरा फ्रेजाइल हो जाता है अगर नॉर्मल आरबीसी होगा तो। और उसके बाद फिर वो फ्रेजाइल हो गया यानी कि नाजुक हो गया तो टूट जाएगा। जैसे टायर घिस जाता है तो क्या होता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। तो फटने का स्थान होता है, वो टूटने का स्थान होता है हमारी बॉडी में, उसे हम लोग बोलते हैं RES, जिसको बोला जाता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। क्या बोला जाता है? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। यानी इसका ब्रेकडाउन कहां होगा सर? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में। और इस सिस्टम में बॉडी के 3 ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा इन्वॉल्व होता है? लंग्स इन्वॉल्व होता है, स्प्लीन इन्वॉल्व होता है और लीवर भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन अब बोलोगे क्या ये इन तीनों ऑर्गन के सारे सेल्स जो है इन्वॉल्व होंगे क्या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में? नहीं, इंडोथेलियल सेल्स होता है। एक सेल्स का टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोथेलियल सेल्स,
और इन्हीं इंडोथेलियल सेल्स में जाकर के आरबीसी आफ्टर 120 डेज ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होके वहीं पे उसकी सारी लीला समाप्त होगी। अब जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होगा तो उससे हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा तो हीमोग्लोबिन का वहीं पे ब्रेक डाउन होगा, वो अकेला तो रह नहीं सकता, उसका भी ब्रेक डाउन होगा। उससे हीमोग्लोबिन में दो चीजें थी, आयरन था तो आयरन भी रिलीज होगा, प्रोटीन था तो प्रोटीन भी रिलीज हो जाएगा। प्रोटीन तो अगेन बॉडी में यूटिलाइज होने चला जाएगा, आयरन जो है फिर वहीं पे टूटेगा, एक हीम बन जाएगा, एक प्रोटोपोरफायरिन बन जाएगा। हीम आयरन का मेन पार्ट हुआ तो आयरन भी यूज हो जाएगा, प्रोटोपोरफायरिन आगे जाकर ब्रेक डाउन होकर के लंबा प्रोसेस है वो जो है वो बिलिरुबिन बन जाएगा। ये पूरा लिवर फंक्शन टेस्ट में पढ़े हैं, देखिए हर एक चीज दूसरे से रिलेटेड होता है सर, वो पूरा लिवर प्रोसेस में पढ़े हैं। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन का कहां ब्रेक डाउन हुआ सर? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, आइदर लिवर, लंग्स, स्प्लीन में हो सकता है या होता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन तो ये पूछ रहा था हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन कहां होता है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर ए, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। अब यहां पर कुछ और भी एग्जांपल दिए गए हैं, उनको जरा देख लेते हैं। जैसे दिया गया ऑप्शन नंबर बी हिपैटोसाइट, जो कि रॉन्ग आंसर है। हिपैटोसाइट का मतलब क्या हो, देखिए अब आप थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्यों हो सकता है, पर सुनिए जरा ध्यान से। हिपैटोसाइट का मतलब क्या हुआ? वैसे सेल्स जो लिवर में प्रेजेंट हो। हिपैटो मींस लिवर, साइट मींस सेल, वैसे सेल जो लिवर में प्रेजेंट है उसको हिपैटोसाइट कहेंगे। तो अभी बोलोगे सर जी लिवर तो है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का पार्ट, लेकिन हिपैटोसाइट नहीं है। अब मैंने अभी जस्ट बोला कि क्या इन सभी ऑर्गन में जो नॉर्मल सेल्स होंगे वो आरईएस में इन्वॉल्व होंगे? नहीं, केवल एंडोथेलियल सेल्स इन्वॉल्व होंगे। जो लीवर हमारा सेंट्रल ग्लैंड है, एक्सेसरी सेंट्रल ग्लैंड है, जो सबसे सेंट्रल ऑर्गन माना जाता है, लीवर में 3 से 4 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। कौन कौन सा सेल्स पाया जाता है? पैरेनकाइमल सेल पाया जाता है, कफर सेल पाया जाता है, स्टेलेट सेल पाया जाता है और एंडोथेलियल सेल पाया जाता है। 4 प्रकार के सेल्स जो हैं वो लिवर में पाए जाते हैं सर जी। कौन कौन सा पाया जाता है? पैरेनकाइमल सेल्स पाया जाता है, मैंने बोला कि कफर सेल्स भी पाया जाएगा, मैंने आपको बोला कि स्टेलेट सेल भी पाए जाएंगे, और मैंने बोला आपको कि एंडोथेलियल सेल्स भी पाया जाएगा। तो लीवर का जो एंडोथेलियल सेल्स है इट विल इन्वॉल्व इन द आरईएस। अगर लिवर में एंडोथेलियल सेल्स यहां कहीं भी रहता लिखा हुआ तो वो आरईएस था, वो करेक्ट होता। जो लीवर की नॉर्मल सेल्स होता है ऑलमोस्टली जो 80% सेल्स होते हैं लीवर के मांस के, वो होते हैं पैरेनकाइमल सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोसाइट। क्या बोलते हैं सर? हिपैटोसाइट्स। और हिपैटोसाइट्स जो है वो लिवर के नॉर्मल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लिवर के क्या क्या नॉर्मल फंक्शन होते हैं? जैसे कि लिवर में फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म का, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन खाया, लिपिड खाया, वो सबका मेटाबॉलिज्म होना है, लिवर में जाएगा, वो हिपैटोसाइट परफॉर्म करेगा। जैसे लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन का परफॉर्म होता है, वो हिपैटोसाइट में होगा। जैसे लिवर में जो है वो सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल बनाया जाता है, जैसे कि बाइल एसिड बनाया जाता है, बाइल सोल्ट बनाया जाता है, वो हिपैटोसाइट बनाएगा। लिवर का जो है सेक्रेशन का होता है, सिक्रेशन का फंक्शन होता है, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर का सिक्रेशन हो, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट का सिक्रेशन हो, ये सब हिपैटोसाइट करेगा। नॉर्मल फंक्शन कहने का मतलब है जो लिवर का वो हिपैटोसाइट परफॉर्म करेगा, ना कि एंडोथेलियल सिस्टम का काम परफॉर्म करेगा। तो हिपैटोसाइट्स जो है सर वो लिवर के नॉर्मल सेल है, वो आरईएस का पार्ट नहीं है। अगेन मैंने बताया कि लिवर में कफर सेल होते हैं। कफर सेल्स क्या करते हैं सर? ये लिवर को डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। क्या? डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। मतलब ये अब क्या हो गया, क्योंकि लीवर में भी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, लिवर को भी तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो अपना आर्मी तैयार रखे हुए है कफर सेल के रूप में। अगर कोई गया तो उसको तुरंत मारेगा, अटैक, डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यून मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। एस्टेलेट सेल जो होते हैं एक्चुअल में एस्टेलेट सेल जो होते हैं वो जो पैरेनकाइमल सेल है और एंडोथेलियल सेल है, इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर तैयार करता है, और वो बॉर्डर से गैप होता है, और उस गैप में जो होते हैं वो फैट स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? फैट स्टोर होते हैं, ताकि इन दोनों में एक गैप मेंटेन रहे, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए। तो एस्टेलेट सेल वर्क फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट एंड बैरियर ऑफ द पैरेनकाइमल एज वेल एज एंडोथेलियल सेल। क्लियर हुआ सर? और ये फैट का स्टोरिंग का काम करता है। तो ये 3 से 4 सेल्स होते हैं लिवर में। होप सो इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। अब ये तो नहीं हुआ सर करेक्ट।
रेनल टिब्यूल्स क्या होते हैं सर? किडनी में पाए जाते हैं, लूप ऑफ हेलनी में, ठीक है, नेफ्रॉन्स में। रेनल टिब्यूल्स का काम होता है कि जब किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो गया है, केएफटी में पढ़ाया होगा या पढ़ाऊंगा, वो 1.0 में तो पढ़ाया जा चुका है, 2.0 में भी पढ़ाया जाएगा, अगर नहीं पढ़ाया गया होगा अभी तक तो मैं तो, मेरी आदत है बार बार मैं आ जाता हूं उसी पॉइंट पे बोल देता हूं, इसलिए क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ऐसा ही बात है, ठीक है। रेनल टिब्यूल्स जो होते हैं वो जब किडनी का फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें फिल्ट्रेशन होकर जो एब्नॉर्मल प्रोडक्ट है उनको बाहर एक्सक्रीट आउट करने के लिए रेनल टिब्यूल्स वर्क करते हैं, फॉर्मेशन के लिए, सॉरी फिल्ट्रेशन में वर्क करते हैं, एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ना कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो ये भी जो है वो रॉन्ग आंसर है, और नॉन ऑफ द अबव ये भी रॉन्ग आंसर है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। कहां हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन हो रहा है सर? तो ये ब्रेकडाउन हो रहा बा आरईएस में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में हो रहा बा। आया समझ में सारी चीजें? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। सबसे एक्यूरेट हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड है? तो सबसे एक्यूरेट जो होता है सर वो साइनमिथ मेथड होता है, सबसे एक्यूरेट मेथड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। साइलिस मेथड में तो एसिड हिमेटिन बनता है, वो एक्यूरेट नहीं होता है, वो आपको 0.5 to 1 ग्राम ऊपर नीचे बताएगा, विजुअल एरर भी होता है इसके चलते भी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड ये तो स्क्रीनिंग मेथड है, जो ब्लड बैंक में 1 ड्रॉप ऐसे डालते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। और अल्कलाइन हिमेटिन मेथड तो ये भी एक्यूरेट नहीं होता है, यहाँ पे एसिड हिमेटिन बनता है, यहाँ पे अल्कलाइन हिमेटिन बनाते हैं, इसमें भी विजुअलाइजेशन एरर वगैरह आपको आता है। तो हीमोग्लोबिन को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए साइनमिथ मेथड जो है वो सबसे परफेक्ट है। प्रिंसिपल प्रोसीजर ये सब आपको हीमोग्लोबिन में पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑटोमेटेड सेल काउंटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो हम लोग सेल काउंटिंग मैनुअली भी परफॉर्म करते हैं, हेमाटोलॉजी में ऑटोमेटेड भी करते हैं। आजकल सेल काउंटर आते हैं 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, 5 चैम्बर का आते हैं। चैम्बर से का मतलब होता है कि कितने प्रकार के सेल्स को काउंट करने की उसमें एफिनिटी है, बस यही उसका आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो। तो पूछ रहा है कि जो ये सेल काउंटर होता है वो कैसे डिटेक्ट करता है कि कौन सा सेल कितना है। सेल काउंटर तो सेल काउंट करके ही बताता है ना कि आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी में टीएलसी टोटल लिकोसाइट कितना है, और डिफरेंशियल लिकोसाइट कितने कितने परसेंट है, न्यूट्रोफिल कितना परसेंट है, मोनोसाइट कितना है, इस्नोफिल कितना है, बेसोफिल कितना है, इस्नोफिल कितना है, प्लेटलेट का टोटल काउंट कितना है, उसमें हीमोग्लोबिन कितना, कैसे बताता है ये सब। तो यूजुअली सेल काउंटर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, 2 प्रिंसिपल होते हैं वर्किंग करने के। एक को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपीडेंस और दूसरे को बोलते हैं ऑप्टिकल स्कैटर। ये 2 प्रिंसिपल जो होता है जिसपे आपको ऑटोमेटिक सेल काउंटर काम करता है। कभी कभी इनके नाम भी पूछता है तो आप याद रखना। एक्चुअल में क्या करता है सेल काउंटर कि जो भी सेल्स होते हैं, चाहे रेड ब्लड सेल हो उसका साइज अलग होता है, चाहे प्लेटलेट हो उसका साइज अलग होता है, डब्ल्यूबीसी हो उसका साइज अलग होता है। डब्ल्यूबीसी में 5 सेल्स होते हैं, उनके सबके साइज अलग अलग होते हैं। तो सेल काउंटर क्या करता है, उसमें डिटेक्टर लगा रहता है कि जो भी सेल की साइज हो उसको वो काउंट करता है कि जितना मीटर का, जैसे उसमें फीड है कि 7.2 माइक्रोमीटर के जो होते हैं वो आरबीसी होते हैं। तो अब ब्लड सैंपल में जितने भी सेल्स 7.2 माइक्रोमीटर के होंगे वो सबको आरबीसी डिटेक्ट कर लेगा। अगर कभी हो सकता है कि प्लेटलेट की साइज बढ़ गई हो, वो भी लगभग 7 माइक्रोमीटर की होगी। प्लेटलेट की साइज कितना होता है, लगभग 2 to 3 माइक्रोमीटर या 4 माइक्रोमीटर। अगर प्लेटलेट 7 माइक्रोमीटर का हो गया तो सारे के सारे जो है प्लेटलेट को भी आरबीसी में काउंट करके दिखा देगा। तभी तो सेल काउंटर से रिपोर्ट आने के बाद भी हमें पीबीएस देखना पड़ता है, वो सही दिखाया है कि पगला गया है। तो क्या करता है सर, सेल की साइज को डिटेक्ट करके हमें काउंट करके बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है साइज ऑफ द सेल बीइंग काउंटेड। दिस ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी में कितना अमाउंट है हेमोग्लोबिन की, ये तो केवल हेमोग्लोबिन को बताने के लिए यूज करेगा, सेल की काउंटिंग को नहीं। ठीक है, वो पूरा सेल काउंटर के प्रिंसिपल के लिए नहीं, केवल हीमोग्लोबिन के लिए होगा। वेट ऑफ हेमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी में हेमोग्लोबिन का कितना वेट है इसके लिए तो आपको एमसीवी बताने के लिए यूज करेगा, सेल काउंटर के प्रिंसिपल के लिए नहीं। एंड ऑल ऑफ द अबव ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है सर, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच कंडीशन माइक्रोसिटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसीज आर सीन ऑन पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीबीएस,
पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। अगर आप पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें कौन सा कंडीशन बताया है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया या माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी कब ऑब्जर्व होगा? पीबीएस पे कंडीशन दिया है, कंडीशन है हिमोलाइटिक एनीमिया। हिमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी जो है वो नॉर्मोसिटिक ऑब्जर्व होगा। नॉर्मोसिटिक का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सेल साइज एंड नॉर्मल द सेम। यस, आपको हेमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में आरबीसी जो है वो नॉर्मोसिटिक ऑब्जर्व होगा, माइक्रोसिटिक नहीं ऑब्जर्व होगा। नॉर्मोसिटिक, माइक्रोसिटिक और माइक्रोसिटिक का मतलब क्या होता है? अभी जस्ट बता रहे थे। माइक्रोसिटिक का मतलब आरबीसी का साइज बढ़ जाए, माइक्रोसिटिक का मतलब आरबीसी का साइज कम हो जाए, और नॉर्मोसिटिक का मतलब आरबीसी का साइज नॉर्मल रहे। हेमोलाइसिस कब हो सकता है आरबीसी का? हेमोलाइसिस आरबीसी का तब हो सकता है जब आरबीसी को मेंटेन रखने वाले फैक्टर्स एब्सेंट। जैसे आपने ड्रग लिया है तो ड्रग इंड्यूस हेमोलाइसिस हो सकता है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज हुआ है तो हेमोलाइसिस हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो हेमोलाइसिस हो सकता है। इन सब के कंडीशन में साइज वेरी नहीं कर रहा है, फैक्टर ऐसे हैं जिससे जो कि हेमोलाइसिस आरबीसी को तोड़ दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में आरबीसी नॉर्मोसिटिक दिखेगा, माइक्रोसिटिक नहीं दिखेगा। तो ये तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अभी जस्ट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है सर? आरबीसी माइक्रोसिटिक हो जाता है। क्या हो जाता है? माइक्रोसिटिक हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 और B9। डीएनए का फॉर्मेशन नहीं हुआ, आरबीसी का साइज बढ़ गया, तो इसमें भी माइक्रोसिटिक नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में माइक्रोसिटिक भी हो जाएगा और हाइपोक्रोमिक भी हो जाएगा। क्यों होगा? आयरन नहीं मिला, आरबीसी बढ़ा नहीं। अभी जस्ट पहले जान रहे थे ना, आयरन नहीं मिला, आरबीसी बढ़ा नहीं। यहां पर भी हमने शायद लिखा था, देखो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक लिखे थे ना, आयरन डिफिशियंसी में, आयरन डिफिशियंसी माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक लिखे थे। अब इसी इंसिडेंस को अभी मैं आपको समझा रहा था। आयरन मिला नहीं, आरबीसी बना नहीं, आरबीसी नहीं बना, हेमोग्लोबिन भी नहीं बना, तो आरबीसी बढ़िया मैच्योर नहीं हुआ, तो क्या हो गया? माइक्रोसिटिक हो गया, साइज छोटा रह गया। जैसे अभी एग्जांपल दिए थे ना कि बच्चों को 6 महीने माँ का दूध भी नहीं मिला, न्यूट्रिशन भी नहीं मिला, साइज छोटा हो गया, हीमोग्लोबिन भी नहीं मिला तो बना, तो अब क्या हो गया? हाइपोक्रोमिक भी हो गया। यानी माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक दोनों के दोनों किस कंडीशन में हो सकते हैं सर? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में हो सकते हैं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दिख रहा है पीबीएस, तो मे भी उस पेशेंट को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, आयरन की डिफिशियंसी है बॉडी में। ऑप्शन नंबर डी दी गया हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस के कंडीशन में माइक्रोसिटिक नहीं होगा, नॉर्मोसिटिक हाइपरक्रोमिक हो जाएगा, बल्कि ज्यादा कलर दिखने लगेगा। एक्चुअल में हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस क्या होता है, इस बात को जरा समझिए। देखिए सर, नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल होता है उसका शेप कैसा होता है? बाइकॉनकेव डिस्क लाइक। ये बीच में जो है इस प्रकार का एप्पल में चॉकलेट जैसा धसा रहेगा, दोनों ओर से जो है फुला हुआ रहता है, ठीक है। हमें जब देखते हैं हम लोग पीबीएस में, तो हमें पीबीएस में दिखता है कि 1/3 एरिया जो है पैलर, ये थोड़ा फेड दिखता है, और ये जो बाहरी वाला एरिया जो है ये हमें ज्यादा डीप रेड दिखता है। अगर पीबीएस में आप देखोगे ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा न देख करके पीबीएस में बिल्कुल ऐसा दिखने लगे आपको पूरा का पूरा, इसमें ये 1/3 भी जो है बढ़िया डीप रेड दिखने लगे, इसी को बोलते हैं हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। मतलब कि आरबीसी का साइज बाइकॉनकेव से छोड़ करके स्फेरिकल शेप में हो जाए, इसी को बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस। ये क्यों हो सकता है स्फेरोसाइटोसिस? अभी इस कंडीशन में माइक्रोसिटिक तो सेल तो छोटा होने से रहा, और नॉर्मल कलर भी नहीं रहा, कलर और ज्यादा दिखने लगेगा, हाइपरक्रोमिक हो जाएगा। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा होता है किस किस कंडीशन में होता है उसको जान लीजिए। ऐसा होने के पीछे रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो होते हैं जैसे स्प्लेनोक्टोमी, स्प्लीन का रिमूवल हो गया है, लीवर डिजीज हो गया है, इन सभी कंडीशन को बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस, और इस कंडीशन में जो है स्फेरोसाइटोसिस लीड्स हो सकता है। होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया, यानी हेरिडेटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडेटरी मतलब अनुवांशिक,
ये कभी कभी जीन्स और डीएनए की कमी से होते हैं। जो जीन्स अगर एबनॉर्मल थे, स्पेरोसाइटोसिस दो कंडीशन में हुआ, एक तो इस डिजीज और दूसरा जो है हेरिडेटरी कंडीशन। अगर आपको जीन्स की कमी थी, डीएनए को बनाने वाला, आरबीसी को बनाने वाला डीएनए की कमी थी, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी थी तो उसके कारण भी ये लेट्स होता है। तो इस प्रकार से ये आंसर जो है इसका रॉन्ग आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलने से पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, मेरा थोड़ा गला दर्द कर रहा है। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में लगातार बोलने से ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ आरबीसी काउंट इज 5.0 मिलियन सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर एंड पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, इज 45%, देन एमसीबी इज व्हाट। यहां पर दो रेंज दिया गया है सर। क्या क्या आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि आरबीसी काउंट जो है वो 5 मिलियन है, ठीक है, सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक, और आपको पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम, जिसको हम लोग हेमाटोक्रिट भी बोलते हैं, कितना दिया गया है सर, हेमाटोक्रिट दिया गया है 45%, ठीक। तो आपको बताना है कि उस पेशेंट का एमसीवी कितना है, यानी मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम कितना है। इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ब्लड इंडाइसिस में आपको पढ़ाया गया है। एमसीवी का मतलब क्या होता है, मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी कि एक आरबीसी में कितना, एक सिंगल आरबीसी का वॉल्यूम है, उसमें कितना फ्लूइड प्रेजेंट है, इसको बताना होता है। एमसीवी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, पीसीवी, जिसको हम लोग बोलते हैं हेमाटोक्रिट इन परसेंट, ठीक है, यूजुअली पीसीबी परसेंट में ही होता है, डिवाइडेड बाय आरबीसी काउंट इन मिलियन, इन मिलियन, जनरली आरबीसी का काउंट मिलियन में ही फाइंड आउट होता है, इनटू 10, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला पे हम सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। पीसीबी कितना है सर, 45 है सर, ठीक है। आरबीसी काउंट कितना है सर, 5 है, नीचे 5 लिख देते हैं, इनटू 10 लिख देते हैं, 5 एकम 1, 5 दूना 10, 45 दूना 90 फेम्टोलीटर। FL क्या होता है सर, इसका यूनिट क्या होता है एमसीबी का, 45 दूना 90, एमसीबी का यूनिट होता है FL, फेम्टोलीटर। इस पेशेंट का कितना होगा एमसीबी सर, 90 होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट ऑफ ऑप्शन नंबर बी। अरे मेडिकल में मैथ भी पढ़ना होता है कभी कभी प्यारे, देखो कैसे इजीली निकल गया। ऑप्शन ए, सी एंड डी रॉन्ग आंसर है। नॉर्मल एमसीबी का जो रेंज होता है वो होता है 80 to 100 फेम्टोलीटर, ये होता है इसका नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज ऑफ एमसीबी। इसका 90 आया मतलब नॉर्मल है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है सर, रेटिकुलोसाइट कंटेन्स, रेटिकुलोसाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। रेटिकुलोसाइट के अंदर जो होता है रेटिकुलर मटेरियल प्रेजेंट होता है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करोगे पीबीएस पे रेटिकुलोसाइट स्टेन करके, सुप्रावाइटल स्टेन करके, न्यू मिथाइलिन ब्लू जो सुप्रावाइटल स्टेन होता है, तो अगर रेटिकुलोसाइट प्रेजेंट होंगे, जो कि प्रेजेंट होंगे ही हर एक पीबीएस में, तो जब आरबीसी भी स्टेंड होगा रेटिकुलोसाइट भी स्टेंड होगा। तो आरबीसी देखो, ये सब जो ब्लू कलर के दिख रहे हैं सब आरबीसी हैं, क्यों, क्योंकि न्यू मिथाइलिन ब्लू से हुआ, लिस्मान स्टेन से करते तो आरबीसी पिंक दिखता या रेड दिखता। आरबीसी के अंदर देखो कोई भी आपको दिख रहा है क्या, एबनॉर्मल बॉडीज नहीं। एक्चुअल में आरबीसी क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, कोई न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होता, बिल्कुल प्लेन बाइकॉन्केव डिस्क लाइक केवल स्फेरोसिट, ठीक है। अब जो रेटिकुलोसाइट होते हैं, रेटिकुलोसाइट के अंदर देखो अगर वो स्टेन होंगे तो इस प्रकार के ब्लू जो है वो आपको रेटिकुलर मटेरियल दिखेंगे। क्यों, रेटिकुलोसाइट जो होता है वो प्री मैच्योर आरबीसी होता है। आरबीसी को मैच्योर होने के पहले की स्टेज होती है। एरिथ्रोपोइसिस पढ़ाया था उसमें 7 स्टेज बताया था, 6 स्टेज जो होता है वो रेटिकुलोसाइट की होता है। यानी एरिथ्रोपोइसिस जब बोन मैरो में स्टार्ट होता है, वहां से लेकर के मैच्योर रेड ब्लड सेल बनने के बीच में एक स्टेज आता है, वो होता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट बोन मैरो से निकल करके हमारे सर्कुलेशन में आता है 24-48 घंटे पहले, और यही रेटिकुलोसाइट जो है मैच्योर आरबीसी बन जाता है 24-48 घंटे में, ठीक है। तो रेड ब्लड से के अंदर कुछ भी रेटिकुलर मटेरियल नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो डेब्रिस निकल जाएंगे रेड ब्लड सेल मैच्योर होते होते तक, लेकिन यहां तक आरएनए के जो मटेरियल्स थे रेटिकुलोसाइट में प्रेजेंट रहता है। इसी को बोलते हैं रेटिकुलर मटेरियल, और इसीलिए इसको रेटिकुलोसाइट भी कहा जाता है। तो रेटिकुलोसाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर, आरएनए के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डीएनए रॉन्ग है।
बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ये यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, वो तो बेसोफिल्स में प्रेजेंट होगा। बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा सर? बेसोफिल्स में देखने के लिए मिलेगा। बेसोफिल्स क्या है सर? व्हाइट ब्लड सेल का पार्ट है। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं या जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं सर। एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट। और ग्रैन्युलोसाइट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल होता है, इस्नोफिल होता है और बेसोफिल होता है। इसी बेसोफिल में जो है बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। और ए ग्रैन्यूल्स जो होता है वो 2 टाइप के होता है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, जिनमें कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट वन है हॉवेल जॉली बॉडी। हॉवेल जॉली बॉडी भी रॉन्ग आंसर है। एक्चुअल में हॉवेल जॉली बॉडी क्या होता है? एक एबनॉर्मल बॉडीज होते हैं जो कि न्यूक्लियस जैसे अपीयर होते हैं, और कहां पर आपको ऑब्जर्व होगा? आरबीसी रेड ब्लड सेल के अंदर ही ऑब्जर्व होगा। आप बोलोगे सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? अगर रेटिकुलोसाइट में भी ऐसा दिख रहा है, हॉवेल जॉली बॉडी भी देखो पॉइंटेड एंड दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस जैसा, हाँ, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं है। इसको हम सुप्रावाइटल स्टेन किए तो ब्लूइश कलर का दिख रहा था। अगर नॉर्मल इस्मान स्टेन करोगे या एमजीजी स्टेन करोगे तो आरबीसी का कलर कैसा होगा सर? आरबीसी का कलर जो होगा इस प्रकार का होगा, पिंक कलर का। उसमें अगर ब्लू डॉट दिख रहा है बीच में, जो कि नहीं होना चाहिए, आरबीसी में कुछ नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, अगर इस प्रकार अपीयरेंस दिख रहा है तो ये समझ लो ये है हॉवेल जॉली बॉडीज। ये हॉवेल जॉली बॉडीज क्यों दिखता है और किस कंडीशन में दिखता है? जब स्प्लीन का रिमूवल हुआ है, स्प्लेनेक्टोमी हुआ है, आयरन की कंप्लीटली डिफिशियंसी हुई हो, रेड ब्लड सेल का सही वे में मैच्योरेशन नहीं हो पा रहा हो, इस सभी कंडीशन में जो हॉवेल जॉली बॉडी जो है वो आपको ऑब्जर्व होगा आरबीसी के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। रेटिकुलोसाइट के अंदर हॉवेल जॉली बॉडीज नहीं दिखते, रेटिकुलर मटेरियल आरएनए दिखता है। होप सो सर ये था 10 क्वेश्चन का सीरीज, आपको समझ में आया हो। होप सो आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। यदि आपने इस क्लास को एंजॉय किया है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करो, सभी लोग पढ़ें, सब लोग तक जानकारी बढ़े, सब लोग अच्छे नॉलेज गेन करें। और सबसे बड़ी बात, अपनी पढ़ाई में ज्यादा कंसंट्रेट और फोकस रहो, अगल बगल की बातों पे ध्यान मत दिया करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूं। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।